सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोगों के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के 2018 के प्रश्न पत्र का हल। दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या होगी आप मुझे बताइएगा, हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, डिस्क्राइब करते हुए मैं पढ़ाऊंगी। और इसके अलावा आप लोगों के 2016 के पेपर को और 2017 के पेपर को ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो चलिए आज हम 2018 के पेपर को भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। आपको अच्छे से पता है कि ये 50 नंबर का आपका पेपर है, 2 घंटे का पेपर होता है और जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चंस को करना होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एडम्स का, कमेनियस का, जॉन ड्यूवी का या फिर रास का? तो दोस्तों, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कहना है जॉन ड्यूवी का। तो ऑप्शन सा जो है जॉन ड्यूवी, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति क्या है? किंडरगार्टन, बाल उद्यान, हस्तकला या फिर फिल्म प्रोजेक्ट? दोस्तों, यहाँ पर देखिए फ्रॉबेल ने जो अपनी शिक्षण पद्धति दी थी वो किंडरगार्टन थी, या फिर ये कह सकते हैं हम जो उन्होंने अपने विद्यालय का नाम रखा था उसका नाम उन्होंने किंडरगार्टन रखा था, तो जिसे हम हिंदी में बाल उद्यान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ब में बाल उद्यान भी दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन आ को ही हम लगाएंगे, किंडरगार्टन, क्योंकि उन्होंने इसे रखा था ना और उन्होंने इस पद्धति को कहा था और उसका हिंदी में अनुवाद हमने कर लिया जिसे हम बाल उद्यान कहते हैं। लेकिन इन्होंने किस शिक्षण पद्धति का इन्हें जनक कहा जाता है? तो इन्हें किंडरगार्टन पद्धति का जनक कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि फ्रॉबेल को किस शिक्षण पद्धति का जनक कहा जाता है? तो किंडरगार्टन या किंडरगार्टन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है। जनसंचार का यांत्रिक साधन टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, रेडियो, आकाशवाणी, ये सभी जनसंचार के साधन है, मनोरंजन के साधन है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या फिर दिव्यांगों की? अभी भी हमारे देश में कई तरीके की रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं जिनसे अभी भी कुछ लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और निरक्षरता भी है प्रमुख रूप से। लेकिन किसके लिए है? ये सभी है बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए। अभी भी इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में चलाई गई, ताकि लड़कियों की जो शिक्षा है ऐसी जगहों से जहां पर बहुत अधिक शिक्षा नहीं दी जाती लड़कियों को, जो जनजातियां हैं या अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, वहां पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए गए। हर एक जिले के हर एक ब्लॉक में एक विद्यालय होता है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। तो इस तरीके से लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। आपको अच्छे से पता है कि लड़कियां भी लड़कों के समान ही किसी भी क्षेत्र में आप देखिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो इसीलिए जो रूढ़ियां हैं, निरक्षरता है, इसको भी हमें समाप्त करना है, इसको भी हमें अपने समाज से बाहर निकालना है और बालिकाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना है ताकि कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित ना रहे। तो ये जो समस्याएं हैं इनको हमें हल करना है आगे भविष्य में। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने देख लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता, ये सभी किसी व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक मूल्य है, व्यक्तिगत मूल्य है, मानव मूल्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी मानव मूल्य हैं जिन्हें हम नैतिक मूल्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सभी राइट आंसर हैं। ऑप्शन आ भी सही है, ऑप्शन बा भी सही है, ऑप्शन सा भी सही, क्योंकि विद्या का क्या मतलब होता है या शिक्षा का मतलब क्या होता है? विद्या, ज्ञान अर्जित करना, बोध तथा विनय, क्योंकि आपको पता है ना विद्या ददाति विनयम, तो इसीलिए यहाँ पर तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति या फिर बालिकाओं का शैक्षिक विकास? राइट आंसर है ऑप्शन सा, निर्वाण की प्राप्ति। आप सभी को पता है कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति या फिर निर्वाण प्राप्ति था। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन
विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, गिजुभाई बधेका का या फिर जवाहरलाल नेहरू का? राइट आंसर है ऑप्शन ब रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और जहां पर भी ये क्वेश्चन आया मैंने बताया भी है दोस्तों कि सीरीज में आप लोगों के कई जगह आंसर गलत दिया है, तो कहीं कहीं स्वामी विवेकानंद भी दिया है, लेकिन राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो कथन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ऑलरेडी आप देखिए 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो या फिर बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। दोस्तों गिजुभाई बधेका ने बालकों को कहा है बाल देवो भव, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को किसने बांटा है? मैंने आपको बताया है बार बार कि कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने की शिक्षा, ये 3 भागों में शिक्षा को बांटा था मारिया मॉन्टेसरी ने। और बार बार ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि मारिया मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण पद्धति को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने या फिर भाषा की शिक्षा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? संसद में कब पारित हुआ? 2007 में, 2008 में, 2009 में या फिर 2010 में? राइट आंसर है ऑप्शन सा 2009 में। 2009 में ये पारित हुआ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना या फिर एड्स नियंत्रण करना, या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी इसका एकमात्र ही उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। क्या उपाय किए जाएं कि जनसंख्या इतनी तेजी से ना बढ़े? तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1854 में, 1856 में, 1855 में या 1864 में? आप सभी को पता है राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आ 1854। और वुड के घोषणा पत्र को क्या कहते हैं? हम वुड के घोषणा पत्र को हम कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों लागू हुआ था 1986 में। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अब हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 16 है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। दोस्तों गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की जो परिभाषा है आप यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, यही है इन्होंने कहा है। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना या सर्वांगीण विकास करना, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा आप लोग क्योंकि ये गांधी जी का कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है ये किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने कहा। अभी आपने बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देखा है शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। याद रखिएगा आप लोग शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया। इस त्रिभुज की तरह यहाँ पर अगर टीचर है तो यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर क्या है? सिलेबस है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है आपको पता है स्कूल में बच्चों को मिलती है, स्कूल का समय निश्चित होता है, स्थान भी फिक्स होता है स्कूल का कि रोज बच्चे को वहीं आना है, अध्यापक उसको रोज पढ़ाने आते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या होती है? फिक्स होती हैं, एक प्लान के अंतर्गत होती हैं, तो ये इसीलिए औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि से शिक्षा दी जाती है?
तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा शिक्षा दी जाती है। याद रखिएगा आप लोग, कहानी कथन द्वारा शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्धारण। यानी कि ये जो प्रयोजनवाद था, ये जो हम प्रयोग करते थे, प्रयोग करने के बाद अगर हम जिन चीजों को सही मानते थे, ये उसे ही सही मानता था। ये पहले की कही गई बातों को विश्वास नहीं, पहले की कही गई जो भी बातें होती थी उस पर ये विश्वास ही नहीं करता था, बल्कि ये क्या करता था, ये अपनी बनाई हुई बातों पर या अपने प्रयोग किए हुए बातों पर विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 21, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन है? महात्मा गांधी, या बेसिक शिक्षा के जनक भी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? मारिया मांटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 में चियारा वैली, इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। शिक्षा को कौन कौन प्रभावित करता है? परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से है। संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब यही है, किसी में भी बिना भेदभाव किए सभी में शिक्षा समान रूप से, सभी वर्गों तक समाज के समान रूप से पहुंचे, हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सके, हर वर्ग के लोगों तक शिक्षा समान रूप से पहुंचे, इसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? जो श्रम 14 वर्ष से कम के बालकों द्वारा किया जाता है वह बाल श्रम कहलाता है। अगर 14 साल से कम का बच्चा है, ईंट भट्टे पर ईंट ढो रहा है या किसी होटल में कोई काम कर रहा है, तो इस तरीके से ये बाल श्रम के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जनसंख्या एवं शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने हेतु इसकी परिभाषा को समझना आवश्यक है। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 28, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने गए हैं? आप देखिए 2 स्रोत माने गए हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव स्रोत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना तथा उनका विकास करना है। यह संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर के दोनों ही प्रकार के जल का करना होता है तथा जल के प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होता है। यानी कि जल को बचाना, जैसे बारिश का पानी होता है उसे हम किस तरीके से एकत्रित कर सकते हैं, कैसे उसे हम टैंक में रख सकते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है जिन जगहों पर, वहां पर हम कैसे पानी को बचा सकते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? जल का संरक्षण कहते हैं। इसके अलावा बेमतलब का फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। जल का जब आवश्यकता हो जितने जल का उतना ही हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि ऑलरेडी हमें पता है, हम कोई भी काम करते हैं, चाहे खाना बनाना, चाहे बर्तन धुलना, चाहे फर्श की सफाई, कोई भी काम हो, सब में हमें पानी की जरूरत होती है। तो पानी का हमें समुचित रूप से उपयोग करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक नहीं खर्च करना चाहिए। तो इस तरीके से जल का संरक्षण हम इस तरीके से भी कर सकते हैं अपने स्तर से। इसके अलावा दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नामोल्लेख कीजिए। केवल नाम बताना है। अभी आपने बहुविकल्पी क्वेश्चंस में देखा है जनसंचार के यांत्रिक साधन, सेम यही क्वेश्चन आप देखिए अतिलघु उत्तरी में भी पूछ लिया। यानी कि आप लोगों के बहुविकल्पी क्वेश्चन में ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। जनसंचार के यांत्रिक साधन कौन है? टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, आकाशवाणी, रेडियो, ये सभी क्या है? जनसंचार के यांत्रिक साधन है। लघु उत्तरी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 31 है, बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गीजू भाई के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
तो गीजूभाई बधेका ने ही कहा था बाल देवो भव, आप लोगों को पता है। और गीजूभाई बधेका ने एक पुस्तक लिखी है दिवा स्वप्न। ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के बहुविकल्पी क्वेश्चंस और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं गीजूभाई ने कौन कौन से विचार रखे थे बालकों के संदर्भ में। तो गीजूभाई केवल एक महान विद्वान शिक्षाविद ही नहीं थे, बल्कि एक शैक्षिक प्रयोगकर्ता, बाल शिक्षण संस्था के संस्थापक, बाल साहित्य के प्रणेता के रूप में एक यशस्वी लेखक तथा चिंतक थे। उन्होंने बाल संवेगों का गहन अध्ययन किया था तथा उसी के अनुरूप बाल साहित्य का निर्माण किया। उन्होंने गीतों के माध्यम से बच्चों को उत्तम संस्कार सिखाने का भी कार्य किया। उनके द्वारा रचित गीत तथा लोरियां आज भी बालकों को सुनाई जाती हैं। उन्होंने एक काल्पनिक कथाएं भी मनोरंजन तथा नीति प्रतिपादन के लिए लिखी हैं। अतः उन्होंने बाल साहित्य पर बहुत कार्य किया है, यानी कि बालकों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया है। दोस्तों, बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हम देखेंगे। बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे कि साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर छोटे छोटे मासूम बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कारण है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे स्कूल जा सके। इसी कारण सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश कर देती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे का बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। बाल श्रम आपको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे अगर किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पर कार्य कर रहे हैं, तो इसे हम बाल श्रम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जातिवाद एक जटिल सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। दोस्तों, हमारे देश में जातिवाद एक जटिल समस्या है और एक सामाजिक समस्या भी है। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, ये सत्य चीज है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमारे देश में जातिवाद की भावना एक सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आ रही है। व्यक्तियों में अपनी अपनी जाति के हितों के प्रति अधिक भाव होता है। आरक्षण की नीति तथा राजनीतिक खेलों ने इस भावना को और बढ़ा दिया है। आज जातिवाद समाज में एक नासूर की भांति फैल गई है। यह एक ऐसी जटिल समस्या बन गई है जिसके कारण लोग देश हित को छोड़कर जाति हित पर अधिक सोचने लगे हैं। इससे एकता तथा अनेकता का भाव भी खंडित होता है। अतः आज यह समस्या न केवल सामाजिक समस्या रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय समस्या भी बन गई है, जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है? शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ किस प्रकार विकसित की जा सकती है? लैंगिक असमानता से अभिप्राय, लैंगिक असमानता से अभिप्राय लिंग के आधार पर भेदभाव अथवा असमानता है, जैसे कि लड़की और लड़के में भेद करना, इस तरीके की चीजें। तो शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ, शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ उत्पन्न की जा सकती है। संविधान में किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह धनी हो या निर्धन, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, कोई भाषा बोलने वाला स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। समाज में लैंगिक असमानता को समाप्त करने हेतु सभी बच्चों को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा द्वारा बालकों में समानता की भावना का विकास कैसे किया जाए। लैंगिक भेदभाव दूर करने हेतु अभिभावकों को भी शिक्षित किया जा सकता है कि वे अपने बेटी एवं बेटे में भेदभाव ना करें और दोनों के साथ समानता का व्यवहार करें। तो इस तरीके से हमारे परिवार से ही ये भेदभाव शुरू होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। अगर बच्चों के माता पिता को, अभिभावकों को शिक्षित किया जाए इन सब चीजों को लेकर के कि बेटी बेटे में कोई भेदभाव नहीं होता, आप दोनों को पढ़ाओगे, दोनों आगे बढ़ेंगे अपने अपने जीवन में। तो इस तरीके से ये माता पिता को समझाना एक तरीके से शिक्षकों का ही दायित्व है कि किस तरीके से आप जितना लड़के को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से अपनी लड़की को भी स्कूल भेजें। इस तरीके से एक टीचर ही
समाज को एक प्रमुख दिशा दे सकता है और इस लैंगिक असमानता को दूर करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इस भूमंडलीय ताप वृद्धि पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? भूमंडलीय ताप वृद्धि से अभिप्राय, भूमंडलीय ताप वृद्धि से अभिप्राय है कि पृथ्वी के कारण दिन प्रतिदिन भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती जा रही है। भूमंडलीय ताप में वृद्धि के नियंत्रण के उपाय, यानी कि जो वृद्धि हो रही है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये कैसे कंट्रोल होगी? भूमंडलीय ताप वृद्धि पर निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। वृक्षारोपण एक ऐसा उपाय है जो भूमंडलीय ताप को कम कर सकता है, अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण करके वायुमंडल को शुद्ध कर रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार भूमंडलीय ताप में कमी लाई जा सकती है। यानी कि जितना हो सके हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, स्वच्छ हवा मिलेगी और इस तरीके से जो भूमंडलीय ताप है वो कम होगा। इसके अलावा भूमंडलीय ताप बढ़ाने वाली गैसें भी होती हैं, अतः उद्योगों में इस तरह की गैसों का उपयोग कम से कम किया जाए जिससे भूमंडल के ताप में वृद्धि ना हो। फिर है मानवीय जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है जिससे लोग उन कारणों को समझें जो भूमंडलीय ताप वृद्धि कर रहे हैं और उन कारणों से दूर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? संक्षेप में अपने विचार लिखिए। मानवीय मूल्यों की आवश्यकता, आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। भारत में गांव हो या शहर, प्रत्येक स्थान पर मूल्य समस्या बनी हुई है। आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं को केंद्रित कर रहा है और इसे प्राप्त करने हेतु वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाओं और पदार्थों का सेवन, कर चोरी, कालाबाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि वह विशेषताएं उभर रही हैं जिन्हें हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यानी कि जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर क्या किया है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कारण यदि हम सुखद तथा समृद्ध भारतवर्ष चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा और इसके लिए मूल्य शिक्षा की जरूरत है। यानी कि नैतिक शिक्षा की पहले एक बुक आती थी अलग से स्कूलों में, लेकिन धीरे धीरे अब इस समय क्या हो रही है, वो किताबें बंद हो रही हैं। बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना, नैतिक मूल्यों की किताबें चलाना स्कूल में बहुत जरूरी था, जिसे अब कोई विषय ही नहीं समझा जा रहा है। उसमें नैतिक मूल्यों पर कहानियां आधारित होती थी और वो कहानियां इस तरीके से आधारित होती थी कि बच्चा उसको पढ़ करके उससे समझे। उसे समझने का मतलब है कि किस तरीके से जो नैतिक मूल्य होते हैं, चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे वो सत्यता हो, चाहे कर्तव्य परायणता हो, यानी कि बच्चे अपने जीवन में इन सभी चीजों के बारे में सीखें। लेकिन धीरे धीरे अब वो क्या कर दी जा रही, खत्म कर दी जा रही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि जीवन में वही सारी चीजें काम आती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका, हमारे समाज में जातिवाद, कुत्सित राजनीति, पक्षपात, शोषण, अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग आदि प्रवृत्तियां उन्मुक्त रूप से प्रचलित है, तो भला शिक्षा संस्थाओं पर उनकी काली छाया कैसे नहीं पड़ेगी। अधिकतर यह देखा गया है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं और यहाँ तक कि कई शिक्षा मंत्रालयों में भी अधिकारी वर्ग द्वारा इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार किया जाता है जिससे राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो। शिक्षकों को कुप्रशासन तथा अनावश्यक भय एवं निष्क्रियता से मुक्त किया जाए तथा उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आधिकारिक प्रेरित किया जाए जिससे विभिन्न समुदायों के शिक्षार्थियों एवं कर्मचारियों में परस्पर सौहार्द बढ़े। पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों, पुस्तकों, शिक्षण विधियों तथा सामरिक वातावरणों में परिवर्तन लाना आवश्यक है जिससे सांप्रदायिकता, अन्याय एवं शोषण के बीच छात्रों के मस्तिष्क में न पनप सके। अतः इस प्रकार शिक्षा तथा शिक्षण द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा की क्या भूमिका है? संक्षेप में लिखिए। दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या आशय है? भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डेमोस से लिया गया है जिसका अर्थ है लोग अर्थात पीपल तथा क्रेटोस शब्द का अर्थ है नियम, टू रूल। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है लोगों द्वारा नियम यानी कि रूल बाय द पीपल। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था कही जाती है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों
पर तथा लोगों के लिए नियम लगाए जाते हैं जिससे सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? तो लोकतंत्र की सफलता का आधार स्तंभ शिक्षा को माना जाता है। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित तथा निरक्षर है तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्यों में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि शिक्षित नागरिक ही शासन तथा राजनीति के उत्तरदायित्वों का वहन निष्ठापूर्वक करने में सक्षम हो सकता है। शिक्षित नागरिक ही प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से शासन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकता है तथा मतदान का उपयोग कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में लोकतांत्रिकता रूपी दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। यही कारण है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करने में हमेशा से ही भारत जैसे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। जल संचयन एवं जल संरक्षण की आवश्यकता। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर पुनः वायुमंडल में विलीन हो जाता है तथा कुछ जल भूमि सोख लेती है जिसे भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल कहा जाता है तथा शेष जल बालू सतह से बाहर आना शुरू कर देता है जिससे बहता हुआ जल या नदी या सरिता कहते हैं। ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है। खिसकती हुई हिम को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। इस प्रकार भूपृष्ठ के नीचे तथा ऊपर मिलने वाली सभी जल भंडारों को जल संसाधन कहा जाता है। भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में जल की जरूरत होती है। इसके अलावा घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो जल होता है उसको बचाना बहुत जरूरी है, उसको आपको खर्च नहीं करना है। मतलब इस तरीके से आपको उपयोग करना है कि आप कम से कम उसका उपयोग करिए। जब जितनी जरूरत उतना ही उपयोग करिए। पानी का दुरुपयोग मत करिए क्योंकि पानी भी क्या है, इस तरीके से आपको भी पता कि जो भूमिगत जल है वो क्या है, वो सीमित है, जो पीने योग्य पानी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होती है। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द हेतु अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव भी होना चाहिए। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द के लिए सभी छात्रों में प्रेम तथा आदर का भाव होना चाहिए। सामाजिक तथा पारस्परिक सौहार्द सहयोग के आधार पर ही बनता है। ऐसे व्यक्ति देश तथा राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर सच्ची राष्ट्र प्रेम की भावना होती है जो अपने साथ साथ सभी लोगों को लेकर के चलते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर समाप्त होता है। आपको नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हमारी आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपको सभी की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को कभी भी कहीं भी आप देख सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी विषयों को ऐसे ही देखते रहेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे प्यारे कमेंट्स जरूर करके जाइएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दिया करें जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस का लाभ ले सके। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।